अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों की। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। तो आज हमने आपके इस चैप्टर नंबर 9 का लास्ट पोर्शन कवर करना है। तो ये हमारा परसुएसिव मैसेजेस चल रहा था और इधर वो कहता है कॉमन एग्जांपल्स ऑफ परसुएसिव बिजनेस मैसेजेस। आज हम इसकी एग्जांपल देखेंगे और इंशाल्लाह ये आपके बुक में चैप्टर नंबर 9 है, पेज नंबर 231 के ऊपर। इंशाल्लाह आज हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। तो शुरू करते हैं। काइंडली आप लोग पेज नंबर 231 पे आ जाएं। Throughout your career, you will have numerous opportunities to write persuasive messages within your organization। वो कहता है जब आपका कैरियर आएगा, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करेंगे, तो आपको अपने पूरी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर मल्टीपल वेरियस काइंड्स ऑफ मैसेजेस, परसुएसिव बिजनेस मैसेजेस लिखने की ज़रूरत पेश आ सकती है और आप लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सजेस्टिंग मोर एफिशिएंट ऑपरेटिंग प्रोसेस, जब आप कोई मोर एफिशिएंट और इफेक्टिव प्रोसेस बता रहे होंगे। आस्किंग फॉर कोऑपरेशन फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स, जब आप कोऑपरेशन मांग रहे होंगे किसी दूसरे डिपार्टमेंट से। अच्छा, पिचिंग इन्वेस्टर्स ऑन अ न्यू बिजनेस आइडिया, जब आप किसी इन्वेस्टर को न्यू बिजनेस आइडिया दे रहे होंगे। और रिक्वेस्टिंग एडजस्टमेंट दैट गो बियॉन्ड अ सप्लायर्स कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। अब कुछ इसमें ऐसे भी वो कहते हैं कि सप्लायर के जो कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया हुआ है उसकी ऑब्लिगेशन या प्राइस से बियॉन्ड जा रहे होंगे, ज़्यादा की आप डिमांड कर रहे होंगे। तो ये कुछ उसने एग्जांपल्स दिए हैं कि कब कब आपको ज़रूरत पड़ेगी परसुएसिव बिजनेस मैसेजेस की अपने प्रोफेशनल कैरियर के अंदर। इन एडिशन, मैनी ऑफ द routine requests you studied in chapter 7 can become persuasive messages if you want a non-routine result or believe that you haven't received fair treatment। जैसा अगर आपको ये लगता है कि नॉन रूटीन रिजल्ट आया या आपको फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिला, उस सूरत में भी आप परसुएसिव मैसेजेस जो चैप्टर 7 में कवर कर चुके हैं वो आपको लिखने पड़ सकते हैं। Most of these messages can be divided into persuasive request for action, persuasive presentation of ideas, and persuasive claims and request for adjustments। तो इनको हम इधर देखते हैं, ये इसकी सब हेडिंग्स हैं लास्ट पोर्शन की। परसुएसिव रिक्वेस्ट फॉर एक्शन, वो कहता है कहीं पे आपको कोई एक्शन लेना है तो उसमें आप परसुएसिव रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी एक्शन के लिए। द बल्क ऑफ योर परसुएसिव बिजनेस मैसेजेस विल इन्वॉल्व रिक्वेस्ट फॉर एक्शन। इन सम केसेस योर रिक्वेस्ट विल बी एंटिसिपेटेड। वो कहता है आपके जो मैसेजेस हैं परसुएसिव बिजनेस मैसेजेस, उनमें रिक्वेस्ट आपको अक्सर औकात करनी पड़ सकती है किसी एक्शन के लिए, जिनमें से कुछ केसेस में आपकी रिक्वेस्ट एंटिसिपेटेड होगी, अगलों को आइडिया होगा कि भाई ये बंदा ये चीज़ मांगने लगा है। सो द डायरेक्ट अप्रोच इज़ फाइन। इन अदर्स यू विल नीड टू इंट्रोड्यूस योर इंटेंशन इनडायरेक्टली एंड द आइडा मॉडल और अ सिमिलर अप्रोच इज़ आइडियल फॉर दिस पर्पज़। वो कहता है जबकि कुछ मैसेज ऐसे होंगे कि ना उधर कोई एंटिसिपेशन होगी और ना आप उधर डायरेक्ट अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, बल्कि आपको इनडायरेक्टली चलना पड़ेगा और आइडा मॉडल भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओपन विद एन अटेंशन गेटिंग डिवाइस एंड शो रीडर दैट यू अंडरस्टैंड देयर कंसर्न्स। वो कह रहे हैं अटेंशन इमीडिएटली आप कैप्चर करें, क्योंकि अगर अटेंशन शुरू में कैप्चर नहीं होती तो आपके ऑडियंस बोर हो जाते हैं और एज अ रिजल्ट उनका रीडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। यूज द इंटरेस्ट एंड डिजायर सेक्शन ऑफ योर मैसेज टू डेमोन्स्ट्रेट दैट यू हैव गुड रीजन फॉर मेकिंग सच अ रिक्वेस्ट। आप अपनी रीज़न दें कि सच रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट आप किस लिए मतलब कर रहे हैं। एंड टू कवर व्हाट यू नो अबाउट द सिचुएशन, द फैक्ट्स एंड फिगर। सिचुएशन के बारे में बताएं जो आप जानते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स को कवर करें। द बेनिफिट्स ऑफ हेल्पिंग एंड एनी हिस्ट्री और एक्सपीरियंस दैट विल एनहांस योर अपील। तो वो कहता है कि अगर वो आपकी हेल्प करेंगे तो उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, आपके इकट्ठे बेनिफिट्स क्या होंगे। To make your reader believe that helping you will indeed help solve a significant problem। दूसरी आप जो चीज़ कर सकते हैं परसुएसिव रिक्वेस्ट फॉर एक्शन में, वो ये कर सकते हैं कि आप रीडर को यकीन दिलाएं कि अगर तुम ये कर दोगे तो मेरा एक बहुत बड़ा मसला सॉल्व हो जाएगा।
क्लोज विद अ रिक्वेस्ट फॉर सम स्पेसिफिक एक्शन, और एंड पे वो कहता है कि आप इसको कंक्लूजन में किसी स्पेसिफिक एक्शन के साथ क्लोज करें अपनी रिक्वेस्ट को, मतलब फॉर्मली आप रिक्वेस्ट करें एंड पे, एंड मेक दैट कोर्स ऑफ एक्शन एज इजी टू फॉलो एज पॉसिबल, और जो आप कोर्स ऑफ एक्शन बताएं उसको आप इंतहाई आसान तरीके से लिखें ताकि स्टेप्स के अंदर कोई कन्फ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट आपकी हेडिंग्स है कॉमन एग्जांपल ऑफ परसुएसिव बिजनेस मैसेजेस की। परसुएसिव प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़। अब सेकंड चीज़ वो कहता है कि समटाइम्स एक्शन रिक्वायर्ड नहीं होते, जबकि आपको आइडियाज़ देने होते हैं कि मतलब ये आइडिया जो है ये इंतहाई ज़रूरी है, अगर हमने ये कर लिया तो हम चांद पे पहुंच जाएंगे। तो खैर, you may encounter situation in which you simply want to change attitudes or beliefs about a particular topic। हर ऑर्गेनाइजेशन का, कॉलेज का, इंस्टीट्यूट का कोई ना कोई बिलीव्स होते हैं, तो जब नए आइडियाज़ आते हैं तो पुराने बिलीव्स इतने आराम से नहीं जाते। उस सूरत में नए आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस कराने के लिए आप जो चीज़ लिख रहे हैं या प्रेजेंट कर रहे हैं या बोल रहे हैं उसके अंदर आपको परसुएसिवनेस लानी होगी। विदाउट आस्किंग द ऑडियंस टू डिसाइड और टू डू एनीथिंग, एटलीस्ट नॉट येट। द गोल ऑफ योर फर्स्ट मैसेज माइट बी नथिंग मोर देन कन्विंसिंग योर ऑडियंस टू री एग्जामिन लॉन्ग हेल्ड ओपिनियंस। वो कहता है अरसे दराज से जो आपके बिलीव्स बने हुए हैं, ओपिनियंस बनी हुई हैं, उनको री एग्जामिन कराएं उनको, और टू एडमिट द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू वेज ऑफ थिंकिंग, या आप उन्हें बताएं कि अगर नया सोचोगे, नए तरीके से सोचोगे तो उसके तुम्हें क्या बेनिफिट्स होंगे। जैसे कि वो कहते हैं कि स्मार्ट वर्क इज़ बेटर देन हार्ड वर्क। मैं ये चीज़ मानता हूँ कुछ ना कुछ हद तक। इसमें ऐसे है कि स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क कंबाइंड ये आपको आउटपुट देते हैं, तो ये एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग है। स्मार्ट वर्क न्यू वे ऑफ थिंकिंग है। इसी तरह बिल गेट्स रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं अपनी टीम्स के अंदर लेज़ी लोगों को रखना पसंद करता हूँ, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग का शॉर्टकट निकालने के चक्कर में रहते हैं। अब पाकिस्तान में किसी लेज़ी बंदे को कोई बंदा हायर करेगा? कभी भी नहीं करेगा। और क्योंकि बिल गेट्स ने ये इनिशिएटिव लिया, उसको फ़ायदा ये हुआ कि वो शॉर्टकट में उसको काम करने वाले एम्प्लॉयज़ मिल गए, क्योंकि वो लेज़ी थे। तो ये न्यू वे ऑफ थिंकिंग है। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, अ ग्लोबल एसोसिएशन दैट डिफाइंस मैनी ऑफ द गाइडलाइंस एंड टेक्नोलॉजीज बिहाइंड द वर्ल्ड वाइड वेब, हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन कॉल्ड द वेब एक्सेसिबिलिटी इनिशिएटिव। कहता है WWW ने, जो आप वेबसाइट खोलते हैं फॉर एग्जांपल www.facebook.com, उन्होंने वेब एक्सेसिबिलिटी इनिशिएटिव निकाला है। ऑल्दो द कंसोर्टियम अल्टीमेट गोल इज़ मेकिंग वेबसाइट मोर एक्सेसिबल टू पीपल हु हैव डिसेबिलिटीज़ और एज रिलेटेड लिमिटेशंस। अब ये न्यू वे ऑफ थिंकिंग है। अब ये जो वेब एक्सेसिबिलिटी इनिशिएटिव है वो स्पेशल लोगों के लिए या एज रिलेटेड लिमिटेशंस लगा के इनका कोई इनिशिएटिव है, कोई भी काम है। अ की इंटरिम गोल इज सिंपली मेकिंग वेबसाइट डेवलपर्स मोर अवेयर ऑफ द नीड। वो कहता है जी आपको वेब एक्सेसिबिलिटी जो देनी है स्पेशल लोगों को, स्पेशल बाय स्पेशल पीपल वी मीन जिनको कोई माजूरी है या एज रिस्ट्रिक्शन है, इस तरह की वो कोई बात कर रहा है। तो वो कहता है अब ये कंसीडर की जाती है। As part of this effort, the consortium has developed a variety of presentations and documents that highlight the problems many web visitors face। तो अब इन्होंने ये जो इनिशिएटिव लिया है ये अब स्पेशल और एज बार्ड लोगों के, एज बार्ड मतलब एज रिस्ट्रिक्टेड लोगों के ये काम आते हैं और उनको एक डेटा प्रोवाइड करते हैं जो कि अब रेगुलरली किया जा रहा है। तो ज़रूरी नहीं है आप यही एग्जांपल दें, आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं जिस तरह से आपको ये सूटेबल लगे। अच्छा, नेक्स्ट इसमें वो कैटेगरी कहता है कि कॉमन एग्जांपल ऑफ परसुएसिव बिजनेस मैसेजेस में जो नेक्स्ट चीज़ वो कहता है
परसुएसिव क्लेम्स एंड रिक्वेस्ट फॉर एडजस्टमेंट, वो कहता है एक और जगह जिधर आपको थ्रू आउट योर कैरियर लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है परसुएसिव मैसेज, वो है क्लेम्स में और एडजस्टमेंट्स में। सेल्स रिटर्न एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, सेल होती है लेकिन समटाइम्स डिफेक्टेड हो जाता है या कस्टमर को पसंद नहीं आता आइटम, तो वो सेल रिटर्न की तरफ जाता है और वो क्लेम्स मेक करता है, या वो कहता है इसकी जगह मुझे कोई दूसरा प्रोडक्ट दे दें। तो ये एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेगा। क्लेम आ जाता है फॉर एग्जांपल आपका मटेरियल अंडर ग्रेडेड है, वो क्वालिटी नहीं है जिसके लिए हमने पे किया। हमने स्टील ग्रेड 8.8 मांगा था जर्मन स्टैंडर्ड का, और आपने दिया जर्मन है 8.8 का, उसके ऊपर लेबल है, लेकिन दर हकीकत वो तो 5 ग्रेड भी नहीं है, तो बहुत पतला है। तो उस सूरत में फिजिकल इंस्पेक्शन से पहले आपको इस क्लेम के लिए परसुएसिव मैसेजेस लिखने पड़ेंगे, या हो सकता है वो परसुएसिव क्लेम आप कर रहे हो। तो उस सूरत में जब क्लेम्स और एडजस्टमेंट्स आ जाएं तब भी आपको परसुएसिव मैसेजेस लिखने पड़ सकते हैं। मोस्ट क्लेम्स आर रूटीन मैसेजेस एंड यूज द डायरेक्ट अप्रोच डिस्कस्ड इन चैप्टर 7। हाउएवर कंज्यूमर्स and business professionals sometimes encounter situations in which they believe they haven't received a fair deal by following normal procedures. These situations require a more persuasive messages. वो कहता है कि यूजुअली तो स्टैंडर्ड होता है, लेकिन समटाइम्स कस्टमर्स को लगता है या स्टेक होल्डर्स को लगता है कि आपको फेयर शेयर नहीं मिला, तो उस सूरत में परसुएसिव मैसेजेस लिखने की ज़रूरत पड़ती है। The key ingredients of good persuasive claims are a complete and specific review of the facts and a confident and positive tone based on your right to be satisfied with every transaction. Begin persuasive claims by outlining the problem. इसमें आगे वही गपशप है, इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी होगी और कंक्लूजन होगा। ये उसने बताया हुआ है कि लिखते कैसे हैं। सबसे पहले वो कहता है बी स्पेसिफिक। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कहता है गिव योर रीडर अ गुड रीज़न फॉर ग्रांटिंग योर क्लेम। गुड रीज़न दें। अब जैसे हमने वो स्टील ग्रेड 8.8 की बात की है जर्मन स्टैंडर्ड की, तो उसमें आप ये क्लेम देंगे कि जी हमने ये स्टील की शीट्स एक स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर लगाई, और अगर ये जर्मन 8.8 ग्रेड होता तो ये अपना विथ स्टैंड करता 100 किलोमीटर्स पर आवर की हवाएं तेज़, और अभी आज हमारे वेयर हाउस के ऊपर जो हवा चल रही थी उसकी स्पीड सिर्फ 20 किलोमीटर्स पर आवर थी, और ये स्टील उड़ गया। ठीक है, तो ये परसुएसिव है। अब इधर जो वो बात कर रहा है गुड रीज़न की। अब इसकी थर्ड लास्ट लाइन है, लास्ट फुल स्टॉप के बाद, सेकंड लास्ट फुल स्टॉप के बाद, क्लोज ऑन अ रिस्पेक्टेबल नोट दैट रिफ्लेक्ट्स हाउ अ सक्सेसफुल रेजोल्यूशन ऑफ situation will repair or maintain a mutually beneficial working relationship। वो कहता है प्रोफेशनल फ्रेंडली वे के अंदर आप क्लोज करें अपना मैसेज, ताकि आपका जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करें और बताएं कि ये रिलेशनशिप हमारे लिए क्यों सेटिस्फैक्ट्री है, इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन बताएं, ताकि आप उसको अपना सोल्यूशन बताएं स्टेक होल्डर को। नेक्स्ट वो आपको कहता है डेवलपिंग मार्केटिंग एंड सेल्स मैसेजेस। इधर शायद कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सेल्स और मार्केटिंग के बीच में। सेल्स एक्चुअली सेल्स ही होती है, और मार्केटिंग को आप एडवर्टाइजमेंट कह सकते हैं। इन दोनों में थोड़ा सा स्लाइट फ़र्क है, ऑल्दो के इनके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ओवरलैप होती हैं, लेकिन इनमें स्लाइट डिफरेंस ये है कि सेल्स प्रैक्टिकल ट्रांजैक्शन है आपकी, जबकि मार्केटिंग आपकी स्ट्रेटजीज हैं जिसके बिहाफ पे आप अपनी सेल्स को प्रोसीड करेंगे। अच्छा, हर सेल्स आपकी मार्केटिंग बन सकती है, लेकिन हर मार्केटिंग आपकी सेल्स नहीं बन सकती। लाइकवाइज ज़रूरी नहीं है कि हर सेल्स आपकी मार्केटिंग भी बने। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वो मार्केटिंग बनी है तो बैड मार्केटिंग बन जाए। तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस देना था इधर, ये आपको क्लियर हो गया। तो सेल्स और मार्केटिंग के अंदर भी परसुएसिव मैसेजेस का रिटन वर्बल तमाम किस्म की कम्युनिकेशन इसमें रहती हैं। इसकी ज़रा डिटेल्स चेक करते हैं।
मार्केटिंग एंड सेल मैसेजेस यूज द सेम बेसिक टेक्निक्स एज अदर परसुएसिव मैसेजेस। वो कहते हैं इनकी टेक्निक सेम होती हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छा, विद द एडेड एम्फेसिस ऑन एनकरेजिंग समवन टू पार्टिसिपेट इन अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, कि आप किसी के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर दें। ऑल दो द टर्म मार्केटिंग मैसेज एंड सेल्स मैसेज आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली, देयर इज एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस। जैसे सेल्स मैसेज और मार्केटिंग मैसेज को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, लेकिन इनमें डिफरेंस है। वो डिफरेंस वही है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मार्केटिंग मैसेजेस अश्योर पोटेंशियल बायर्स थ्रू द परचेजिंग प्रोसेस विदाउट आस्किंग देम टू मेक एन इमीडिएट डिसीजन। मार्केटिंग के जो मैसेज हैं वो कहते हैं कि आप इंट्रोडक्शन दे देते हैं अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का, लेकिन इमीडिएट डिसीजन उसके अंदर नहीं होता। जबकि सेल्स मैसेजेस टेक ओवर एट द पॉइंट, एनकरेजिंग पोटेंशियल बायर्स टू मेक अ परचेज डिसीजन देन एंड टेक ओवर एट द पॉइंट, एनकरेज पोटेंशियल अच्छा देन एंड देयर, सॉरी ये लाइंस में मिक्सअप कर गया था। तो ये इनके अंदर मेन डिफरेंस है। अब आगे आ जाए नेक्स्ट हेडिंग के ऊपर। तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी कहती है प्लानिंग मार्केटिंग एंड सेल्स मैसेजेस। एवरीथिंग you have learned about planning messages applies in general to marketing and sale messages, but the planning steps for these messages have some particular aspects to consider as well. वो कहता है सेल्स मार्केटिंग के जो आप परसुएसिव मैसेजेस लिख रहे होते हैं उसके अंदर आपने कुछ पॉइंट्स लाजमी एस्पेक्ट्स कंसीडर करने हैं। आपके इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज 233 के ऊपर हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, प्लानिंग मार्केटिंग एंड सेल्स मैसेजेस। Everything you have learned about planning messages applies in general to marketing and sales messages, but planning steps for these messages have some particular aspects to consider as well. इसमें आपकी पहली बुलेट है असेसिंग ऑडियंस नीड। सिंपली स्पीकिंग आपने असेस करना है कि आपकी ऑडियंस चाहती क्या है। अगर सबसे पहले जब आप सेल्स या मार्केटिंग, आप में से कुछ लोग कैरियर चूज़ करेंगे तो दे विल कम अक्रॉस सम क्लाइंट्स, दे विल बी पोटेंशियल क्लाइंट्स, एंड उसमें ये होगा कि आप समझेंगे कि ये बहुत बड़ी कंपनी है, इधर से ऑर्डर मिल जाएगा, और आप उसको जाके पेंसिल की सेल्स पिच कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और वो आपको कहता है कि जी ठीक है मुझे बताओ। आप उसे बताते हैं जी ये पेंसिल है, ये मार्केट से 1 रुपए की मिलती है एक, मैं आपको ये आधे रुपए की दूंगा, और हर टाइम हमारा स्टाफ अवेलेबल है, आपको कोई भी कंप्लेंट्स आएंगे, कोई ख़राब पेंसिलें आती हैं फ़ौरन रिप्लेसमेंट्स होंगी, मार्केट के अंदर 30 डेज़ का क्रेडिट अवेलेबल है, हम आपको 60 डेज़ का क्रेडिट देंगे। और आपने ये लंबी चौड़ी तकरीर की और एंड पे आपको पता ये लगता है कि आपका क्लाइंट जिसको आप पोटेंशियल समझ रहे थे वो आपसे कहता है कि हमारी कंपनी तो पेंसिल इस्तेमाल ही नहीं करती, जबकि हमारी कंपनी जेल पेन इस्तेमाल करती है। अब अगर आपके पास जेल पेन होते ही नहीं है तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। आधा घंटा आपने ऑफिस के बाहर इंतज़ार किया परचेज़र के लिए, अंदर गए, तमहीद बांधी, पता लगा वो आधा घंटा और अगला आधा घंटा आपका वेस्ट गया। तो इस सूरत में आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्लाइंट से ये होना चाहिए, क्या आपकी कंपनी पेंसिल्स इस्तेमाल करती है? अगर हाँ, फिर आप उसको पेंसिल जो आपकी कंपनी के साथ उसको बेनिफिट्स होंगे उसकी मार्केटिंग करें और वो सेल करने की कोशिश करें। अगर वो कहता है नहीं, तो इवन देन डू नॉट पैनिक, डू नॉट गेट एंग्री, स्टे काम, simply say it was pleasure meeting with you and I hope in future we will be some use to you, or alternatively you can be some use to us, और politely उससे bid adieu मतलब बाय बाय टेक केयर करें और अपने काम को लगें। तो ये एक एग्जांपल मैंने खुद से दी है। असेसिंग ऑडियंस नीड, सबसे पहले जब आप परसुएसिव मार्केटिंग और सेल मैसेजेस कर रहे होते हैं सबसे पहले आपने असेस करना है कि इसको चाहिए क्या।
As with every other business message, successful marketing and sale message start with an understanding of audience needs. Depending on the product and the market, these can range from few functional considerations such as the size, weight and finish of office paper. इसने ऑफिस पेपर की एग्जांपल दी है, मैंने पेंसिल की दी थी. खैर, नेक्स्ट है एनालाइजिंग योर कंपटीशन. सेकेंडली, आपने अपने कंपेटिटर्स पे भी नज़र रखनी है. आपको प्रोडक्ट नॉलेज जो सेल्स और मार्केटिंग के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है. आपके कंपेटिटर्स भी आपका प्रोडक्ट हैं और आपके स्टेक होल्डर्स भी आपका प्रोडक्ट हैं. पहले ऑडियंस नीड को हमने असेस किया है. अब हमें जब ऑडियंस के सामने हम होंगे या उनको कोई मैसेज टाइप कर रहे होंगे या वर्बल बोल रहे होंगे परसुएसिव मार्केटिंग एंड सेल्स मैसेजेस के रिगार्ड में, तो आपको कंपेटिटर्स का भी अप टू डेट नॉलेज होना चाहिए. वो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, नहीं तो आप सेल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि परचेज़र ने जो आपको क्वेश्चन देना है वो आप आंसर नहीं कर सकेंगे. Marketing and sale messages nearly always compete with messages from other companies trying to reach the same audience. When Nike plans a marketing campaign to introduce a new shoe model to current customers, the company knows its audience has also been exposed to messages from Adidas, New Balance, Reebok, and numerous other shoe companies. Finding a unique message in crowded markets can be quite a challenge. वो कहता है अगली जो चीज़ है, आपका मैसेज यूनिक होना चाहिए. बेसिकली जब आप सेल्स मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो आप अपने बेनिफिट सेल कर रहे होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के. तो अगर आपके स्टेक होल्डर को ये लग रहा है, परचेज़र को ये लग रहा है कि ये बेनिफिट्स मोर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव हैं, या ज़्यादा क्वालिटेटिव हैं या ज़्यादा क्वांटिटेटिव हैं, तो वो तब आपके साथ जाता है अगर उसको ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं. अगर बेनिफिट्स वही रहेंगे तो वो कभी भी अपना पुराना सप्लायर नहीं तोड़ेगा. नेक्स्ट वो कहता है डिटर्मिनिंग की सेलिंग पॉइंट्स एंड बेनिफिट्स. विद सम इनसाइट इनटू ऑडियंस नीड्स एंड द alternatives offered by your competitors, the next step is to decide which features and benefits to highlight. ये बात पहले भी मैं कर चुका हूँ कि आप हाईलाइट करते हैं बेनिफिट्स को. तो की सेलिंग पॉइंट आपका वो बनता है कि जब आप सेल्स में आ जाते हैं या मार्केटिंग में आ जाते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि हर सेल्स पर्सन का अलग एक तरीका कार होगा और वो जब भी ट्राई करेगा उसी से करेगा. अब फॉर एग्जांपल मैं सेल्स में रह गया था तो अक्सर औकात ये होता था कि मुझे क्लाइंट्स कहते थे हमने आपका स्टील नहीं परचेज़ करना, हम BF पैक से ले रहे हैं. मेरी दुबई में जॉब थी अदानको पैकेजिंग सॉल्यूशंस में. तो अब वो कहते थे कि हम BF पैक क्यों तोड़ें. अब बार बार फेलियर्स करके एक तरीका अप्लाई किया, मतलब एक बात एक तरीके से की, उसको समझ नहीं आई, फिर वो बात किसी और तरीके से की या कोई और बात की. अल्टीमेटली ये हुआ कि अपना एक तरीका बन गया सेल्स करने का और वो मेरा तरीका था कंफर्टेबिलिटी. मैं क्लाइंट को जाके कंफर्टेबल इन अ सेंस के उसके बारे में मैं नॉलेज लेता था कि ये बंदा किधर से है, ये इंडियन है, पाकिस्तानी है, इजिप्शियन है. अगर वो इंडियन है तो साउथ इंडियन है, दिल्ली का है, मुंबई का है, किधर का है. अगर वो फॉर एग्जांपल साउथ इंडियन निकला है तो मैंने उसको कहना है कि जी मुझे यार केरला देखने का बड़ा शौक़ है, तो उधर के जंगल बड़े ज़बरदस्त हैं और एटमॉस्फेयर वेदर बहुत ज़बरदस्त है, रिजॉर्ट्स हैं, ये है वो है. अगर वो दिल्ली का निकला है तो मैंने उसे कहना है जी मैं पाकिस्तान तो लाहौर तो हाँ, उसके साथ पंजाबी में गपशप करनी है. अगर उसका नाम मोहम्मद रिजवान है, इंडियन है, मैंने उसको जाके कहना है अस्सलाम वालेकुम. अगर वो एक सरदार है, हनी सिंह है, उसको जाके मैंने कहना है जी सत श्री अकाल. तो ये कंफर्टेबिलिटी थी अपनी लैंग्वेज, अपने एरिया या लोगों के एरिया के बारे में. आप अगर उनसे उनके तरीके से कम्युनिकेट करें तो वो कंफर्टेबल हो जाते हैं और आपको अपना समझते हैं. एंड ऑफ द डे वो आपको आउट ऑफ द वे जाके फेवर्स देते हैं. लाइकवाइज इसमें मेरी कोशिश होती थी हर परचेजर से पूछूं आप किधर से हैं. अब एक बंदा मुल्तान से निकल आया, मैंने उसे कहा कि जी आप किधर से हैं. उसने कहा जी मैं मुल्तान से हूँ. मैंने कहा जी मैं भी मुल्तान से हूँ.
तो उसने कहा जी मुल्तान में किधर से है। मैंने उसको बताया मुल्तान में जिधर मेरे भाई रहते थे। तो उसने एंड ऑफ द डे ये हुआ कि वो मेरे भाई का दोस्त निकल गया और एंड तक वो मेरा सबसे बड़ा अच्छा और कैश क्लाइंट रह गया। कहने का मकसद ये है कि थोड़ा सा आपको प्रोडक्ट नॉलेज हो गया। अगर मेरा तरीक़ाकार ये होता कि मैं कभी भी ना उससे पूछता कि आप किधर से हैं, मुझे पता ना लगता, हम दोनों का एक कॉमन कनेक्शन ना निकलता और मुझे वो 1 लाख दिरहम पर मंथ ऑन एवरेज की जो सेल आती रह गई 4 साल तक, वो ना आती। तो ये इसमें ये बात करने की कोशिश कर रहा है कि की सेलिंग पॉइंट्स एंड बेनिफिट्स। की सेलिंग पॉइंट्स मैं आपको समझा चुका हूँ, ये हर किसी का अपना तरीका होता है, लेकिन एक पॉइंट आता है, ये बुक से प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी सी फ़र्क होती है, इस वजह से ये मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी है। अच्छा, नेक्स्ट वो कहता है एंटिसिपेटिंग परचेज ऑब्जेक्शन। वो कहता है कि अगर आप सेल कर रहे हैं तो परचेज़र की ऑब्जेक्शंस को आप एंटिसिपेट करें। अब फॉर एग्जांपल मेरा एक क्लाइंट था जियो स्टील के नाम से, सॉरी ब्रदर स्टील के नाम से, जिसका परचेज़र था जियो। और जब मेरी उससे मीटिंग हुई उसने मुझे कहा कि आई विल गिव यू ऑर्डर, अ बिग ऑर्डर, और उसने मुझे 50 टन का ऑर्डर दिया। लेकिन वो शुरू से ही कंसर्न था। कंसर्न वो किस चीज़ से था जी, मेरा जो प्रोडक्ट था वो पैकेजिंग मटेरियल में स्टील स्ट्रैप्स थे जो कि यूज़ होते हैं और उसका एक रोल होता है जो कि 50 kg का होता है। अब वो कंसर्न था कि जी ये रोल आपका एक 50 kg का ही होना चाहिए, 32 mm विड्थ वाला। मैंने कहा जी 50 kg का ही होगा, जबकि इन प्रैक्टिकल होता कुछ यूँ है कि स्टील स्ट्रैप जब आप ग्रीस से या चाइना से इंपोर्ट करते हो तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड होता है कि 5% वेट प्लस माइनस हो सकता है, मतलब 2.5 kg ज़्यादा भी हो सकता है एक रोल का वेट और 2.5 kg कम भी हो सकता है। तो वो बंदा कंसर्न था कि अगर 50 kg का एक रोल ना निकला तो मैं तुम्हारा ऑर्डर वापस कर देगा। अब वो जिस टाइम मैंने उनको पैलेट्स पहुंचाए तो उसने एक एक रोल निकलवाया और वेट किया तो शुरू के 3-4 का वेट 48 kg आ गया, किसी का 49 kg आ गया। उसने कहा जी ये वेट कम है, ये वेट पूरा नहीं है। मैंने कहा आपने ये शुरू की इंस्पेक्शन की है, जब आप इस पूरे पैलेट की इंस्पेक्शन करेंगे, उस चीज़ के लिए मैं रेडी था क्योंकि मैंने एंटिसिपेट किया हुआ था। तो मैं अपना होमवर्क करके गया हुआ था, सर्टिफिकेट्स जिसको MTC बोलते हैं, मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट्स, वो भी मैं साथ लेके गया हुआ था। और उस पर मुझे वेट एक एक पैलेट का कंफर्म था कि ये एक पूरे पैलेट का कितना वेट होगा, जिसमें एक पैलेट में 20 रोल्स होते हैं। तो अराउंड 1 टन होना था, प्लस माइनस 950 kg, 1020 kg, इस तरह से। तो ये मैंने एंटिसिपेट किया हुआ था, इस वजह से मैं होमवर्क करके गया हुआ था। ईमेल के अंदर भी इस एंटिसिपेशन को मैंने मेंशन किया हुआ था। तो वो इधर आपको यही करने का कह रहा है कि आप परचेज ऑब्जेक्शंस को एंटिसिपेट करें कि परचेज़र आप पे क्या क्या एतराज़ लगा सकते हैं। इसी तरह टाटा स्टील मेरा क्लाइंट था, तो वो अब बिल्कुल जबल अली पोर्ट के साथ उसका वेयर हाउस और फैसिलिटी फैक्ट्री थी और उसने मटेरियल ओपन में रखा हुआ था और वो जंग लग रहा था। अब जब मैं पहली दफ़ा उसके वेयर हाउस में मटेरियल डिलीवर करवा के आया था तो मैंने ये एंटिसिपेट किया था कि इन्होंने ये मटेरियल मेरा स्टील को अनकवर रखा हुआ है, गर्मी है, वाटर वेपर्स हैं, इस वजह से इनको रस्ट लग सकता है। तो 3-4 दिन के बाद उसकी कॉल आई, उसने मुझे कहा जी रस्ट लग रहा है। मैंने विज़िट किया और विज़िट करने के बाद उनको पैकेजिंग मटेरियल को एक और पैकेजिंग मटेरियल पॉलीथीन शीट 120 माइक्रोन से कवर करने के लिए मैंने उनको कहा, तो उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो जब आप अपने प्रोफेशनल कैरियर में आएँ तो आपको, या अपने बिजनेस स्टार्ट करें तो आपको भी एंटिसिपेट करना पड़ेगा कि परचेज़र आपके साथ क्या क्या ऑब्जेक्शंस और प्रॉब्लम्स निकाल सकता है। इस लास्ट बुलेट के अंदर वो यही बात कर रहा है। आगे चलते हैं, 234 पेज है, राइटिंग कन्वेंशनल मार्केटिंग एंड सेल्स मैसेजेस। कन्वेंशनल होते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं कन्वेंशनल को,
वो जो आम तौर पे होते हैं उनको कन्वेंशनल कहते हैं, रूटीन के। कन्वेंशनल मार्केटिंग एंड सेल्स मैसेजेस आर ऑफन प्रिपेयर्ड यूजिंग द आइडा मॉडल। आइडा मॉडल हम पढ़ चुके हैं, और सम वेरिएशन ऑफ इट। वो कहते हैं इसमें थोड़ी सी वेरिएशन आप कर सकते हैं। हियर आर द की पॉइंट्स ऑफ यूजिंग द आइडा मॉडल फॉर दीज मैसेजेस। गेटिंग द रीडर्स अटेंशन, अटेंशन गेन करें रीडर की। उसके बाद बिल्डिंग इंटरेस्ट, इंक्रीजिंग डिज़ायर, ये सिंपल है, ये दोबारा बेसिकली वही बात कर रहे हैं। मोटिवेटिंग एक्शन, ये आइडा हम डिस्कस कर चुके हैं। वो कहते हैं एक जो कन्वेंशनल तरीका है वो ये है, आप इस तरीके से भी परसुएसिव बिजनेस मैसेजेस लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, राइटिंग प्रमोशनल मैसेजेस फॉर सोशल मीडिया। ये एक नई चीज़ है, लेकिन सोशल मीडिया से हम सभी अवेयर हैं। द आइडा मॉडल एंड सिमिलर अप्रोचेज हैव बीन सक्सेसफुल विद मार्केटिंग एंड सेल मैसेजेस फॉर डिकेड्स, but in the social media landscape consumers are more apt to look for product information from other consumers, not the companies marketing those products। वो कहता है कंज्यूमर ऑप्शंस बढ़ गई हैं, और सोशल मीडिया के होते हुए आपका जो टारगेट क्लाइंट है वो कहीं और भी जा सकता है, जबकि आपकी मार्केटिंग शायद किसी काम ना आए। तो इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टूल है। Consequently, your emphasis should shift to encouraging and participating in online conversations। अब आप वेरियस यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं या बाहर की कंपनीज या हॉस्पिटल्स देखते हैं, तो वेबसाइट जब आप खोलते हैं तो उनका चैट का एक कस्टमर सर्विस ऑफिसर आपको तकरीबन 24 घंटे पे मिलता है। आप उससे चैट करते हैं, वो आपको आंसर करता है। तो वो कह रहे हैं कि ये आपको ज़रा फ्लेक्सिबल होना चाहिए और सोशल मीडिया का यूज़ भी बिजनेसेस के अंदर लाना चाहिए। फैसिलिटेट कम्युनिटी बिल्डिंग, वो कहता है अपनी एक कम्युनिटी बनाएं, जैसे ट्विटर के ऊपर लोग फॉलो करते हैं, फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स और पेजेस बने हुए हैं। लिसन एट लीस्ट एज मच एज यू टॉक, उतना सुने भी सही। ये हर बिजनेस की एक बहुत इंपॉर्टेंट की है। अगर आप गुड लिसनर नहीं है किसी भी रिलेशनशिप में, पर्सनल में, स्पाउस में, प्रोफेशनल में, बिजनेस में, किसी टाइप ऑफ रिलेशनशिप के अंदर अगर आप लिसनिंग को इंपॉर्टेंट नहीं देते, इफ़ यू आर नॉट अ गुड लिसनर, आप नुकसान उठाते हैं। सेम अप्लाइज फॉर बिजनेसेस। तो वो कहता है कि आपने जब कम्युनिकेट करना है तो लिसनिंग को भी इतनी इंपॉर्टेंस देनी है जितनी टॉकिंग को देनी है। इनिशिएट एंड रिस्पॉन्ड टू कन्वर्सेशन विद इन द कम्युनिटी, जो आपने कम्युनिटी बनाई हुई है उसी के अंदर ही इनिशिएट करें और उसी के अंदर ही रिस्पॉन्ड करें। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन पीपल वांट, जो इन्फॉर्मेशन लोगों को चाहिए वो आप दें। इसमें एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, इन्फॉर्मेशन उतनी दें जितनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा दे देते हैं तो यू मे लूज अ क्लाइंट। तो उसको उस पॉइंट तक लेके आएँ जिधर तक वो आगे के लिए खुद इंटरेस्टेड हो जाए। आइडेंटिफाई एंड सपोर्ट योर चैम्पियन, ये चैम्पियन जो है ना, ये एक टर्म है जो कि यूज़ होती है मैनेजमेंट के अंदर। इनको बिजनेस चैम्पियंस बोलते हैं। ये वो लोग होते हैं जो मतलब इसको मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूं, क्लाइंट्स की रैंकिंग्स होती हैं, उसमें फॉर एग्जांपल जिधर सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट जो क्लाइंट्स दे रहे होते हैं, तो समटाइम्स ये टर्म उनके लिए भी एज चैम्पियन रेफर होती है। तो इधर ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है, तो इसको ज़रा रीड करते हैं। इन मार्केटिंग चैम्पियंस आर एंथुसियास्टिक फैंस ऑफ योर कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट्स। चैम्पियंस वो कह रहा है मार्केटिंग के अंदर, स्पेशली सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, वो लोग होते हैं जो आपके प्रोडक्ट्स के फैंस हैं या जो एंथुसियास्टिक हैं, जोशो खरोश में हैं। तो आप उनके ब्लॉग्स वगैरह, उनकी एग्जांपल्स देंगे और इस तरह से उनको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने फेसबुक ग्रुप्स पे, पेजेस पे। बी रियल, आपको कोई ज़रूरत नहीं आर्टिफिशियल बनने की, ये बिज़नेस का सबसे पहला रूल है। तो सोशल मीडिया पे भी आपने बिल्कुल रियल रहना। इंटीग्रेट कन्वेंशनल मार्केटिंग एंड सेल स्ट्रेटजीज एट द राइट टाइम एंड इन द राइट प्लेस। इंटीग्रेट का मतलब है इकट्ठा कर लें कन्वेंशनल मार्केटिंग को और सेल स्ट्रेटजीज को, और आइडा भी उसके साथ मिला लें और सोशल मीडिया भी मिला लें।
तो सेल्स स्ट्रैटेजी पे इधर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। कोई आपको कहता है जी सेल्स स्ट्रैटेजी दें, तो सेल्स स्ट्रैटेजी क्या है? सिंपली स्पीकिंग, बुकिश नॉलेज आपका जो भी कहता है, सिंपली स्पीकिंग सेल्स स्ट्रैटेजी आपकी ये है कि जी मैं रोज़ सुबह घर से निकलूँगा, मैं 20 क्लाइंट्स विज़िट करूँगा, सुबह से लेके 9 से लेके शाम 5 बजे तक, 6 बजे तक। उनके मैं रिक्वायरमेंट्स देखूँगा, उनको अपना ईमेल एड्रेस दूंगा, अपना बिजनेस कार्ड दूंगा, और वो जब उनको कोई रिक्वायरमेंट होगी वो इंक्वायरी भेजेंगे, फिर उनको कोटेशन दूंगा, और रोज़ का मेरा यही सर्कल होगा। अगर मैं 20 दिन 20 क्लाइंट विज़िट करता हूँ, इसमें कुछ रेपिटेटिव भी हो सकते हैं, तो मंथली मैं 350 न्यू क्लाइंट्स विज़िट करूँगा। उसके बाद उन्हीं क्लाइंट से मैं काम चलाऊँगा और यही मुझे ऑर्डर देंगे। उसके बाद मैं मार्केट शेयर एक्सपेंशन लूँगा और न्यू क्लाइंट्स के पास जाऊँगा। तो ये आपकी सेल्स स्ट्रैटेजी होगी। सेल्स स्ट्रैटेजी मीन्स कि मैं लॉन्ग टर्म में क्या करूँगा। अच्छा, लास्ट ये आपकी हेडिंग है मेंटेनिंग हाई एथिकल एंड लीगल स्टैंडर्ड्स। इसमें आपने एथिक्स और लीगैलिटीज़ का इंतहाई ख्याल करना है। तो इसकी पहली बुलेट है मार्केटिंग एंड सेल मैसेजेस मस्ट बी ट्रूथफुल एंड नॉन डिसेप्टिव। धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए और सच्चे होने चाहिए, और आपके जो क्लेम्स हैं उसके पीछे आपका कोई एविडेंस या बैकअप होना चाहिए। बेट एंड स्विच एडवर्टाइजिंग इज इलीगल। बेट होता है दाना डालना, चारा डालना। जब मछली को पकड़ने लगते हैं तो उसको बेट करते हैं। अच्छा, ट्राइंग टू अट्रैक्ट बायर्स बाय एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट दैट यू डोंट इंटेंड टू सेल एंड देन ट्राइंग टू सेल देम अनदर। तो इधर वो कह रहा है कि आपने चारा डाल के प्रोडक्ट स्विच नहीं करवा देना। अगर शुरू से ही आपके पास नहीं था तो आप उसको रिफ्यूज़ कर दें पोलाइटली कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, अगर ये चाहिए तो ये ले लो। ये ना करें कि जी वो भी आपको रेंज करा देंगे, फिर आप आए हमारा फैक्ट्री विज़िट तो करें। क्लाइंट आ गया, उसने फैक्ट्री विज़िट कर ली, एंड पे आपने कहा जी वो तो नहीं, अब ज़रा ये आप हमारा प्रोडक्ट तो देखें। वो कहते हैं ये इलीगल है। वो कहते हैं इसी तरह मार्केटिंग मैसेजेस एंड वेबसाइट्स एम एट चिल्ड्रन आर सब्जेक्ट टू स्पेशल रूल्स। बच्चों में आपने ख़ास ध्यान रखना है मैसेजेस का और वेबसाइट्स का, और उनके स्पेशल रूल्स होते हैं, और आपको कोई भी इसके ऊपर पिनलाइजेशन हो सकती है, पेनल्टी पड़ सकती है, तो ध्यान करना है। मार्केटिंग एंड सेल्स मैसेजेस आर कंसीडर्ड बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इन मैनी स्टेट्स। ये हकीकत है कि मार्केटिंग और सेल्स मैसेजेस जो होते हैं, अगर आपने किसी को ऑफ़र दे दिया है कि जी 10 रुपये का एक पैनाडोल का पत्ता और मैसेज टाइप कर दिया, तो एंड ऑफ द डे आप जब क्लाइंट आपके पास आ गया, आप उसको 11 रुपये में नहीं बेच सकते। अच्छा, नेक्स्ट, इन मोस्ट केसेस यू कैन नॉट यूज़ अ पर्सन नेम, फोटोग्राफ और आइडेंटिटी विदाउट परमिशन। सेल्स मार्केटिंग में ये भी आपने ध्यान करना होता है कि आइडेंटिटी वगैरह आपने नहीं दिखानी होती, तो परमिशन चाहिए होती है। सोशल मीडिया वाला भी इम्पॉर्टेंट है और एथिकल एंड लीगल स्टैंडर्ड्स वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।